कोई भी मटेरियल जो होता है बच्चों तीन तरह का होता है, सुना होगा तुमने? अरे सुना है ना? एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है सेमीकंडक्टर और तीसरा होता है इंसुलेटर। हालांकि हम ये सब चीज नहीं पढ़ने वाले हैं, मैं बस आपको थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन दे देता हूं। कंडक्टर में क्या होता है बच्चों? कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन कम होते हैं, लेकिन वो भी लो टेम्परेचर पे काम नहीं करता है, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद काम करता है ये। यानी कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे लिख सकते हो आप, ज्यादा बढ़िया रहेगा, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट लो टेम्परेचर। और इसके बारे में एक अलग चैप्टर ही है सेमीकंडक्टर नाम का, जो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। और इंसुलेटर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंडेड होते हैं बच्चे, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो, या फिर यूं बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड। हम बात करने वाले हैं इसकी सबसे पहले, कंडक्टर्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर। बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर दो तरह से। सबसे पहला, व्हेन अ चार्ज इज गिवन, व्हेन अ चार्ज Q इज गिवन टू इट। अगर किसी कंडक्टर को चार्ज Q दे दिया जाए तो क्या होता है बच्चों? होता क्या है? वो चार्ज सारा का सारा जमा हो जाता है उसके सरफेस के ऊपर। अंदर कोई चार्ज रहेगा क्या कंडक्टर में? नहीं। तो अंदर अगर, यानी कि ऑल चार्ज ऑन सरफेस, और अगर चार्ज सरफेस के ऊपर है तो अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि Q इनसाइड इक्वल टू 0। और अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है बच्चों तो क्या कोई फ्लक्स होगा क्या? नहीं। क्या अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? नहीं होगा। तो अंदर E भी 0 होता है, Q भी 0 होता है, फाई भी 0 होता है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो चार्ज दिया वो सरफेस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? जो चार्ज होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें बच्चों, यूनिफॉर्मली तब होता है जब कंडक्टर यूनिफॉर्म है तब, ठीक है ना, हमेशा नहीं होता है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका क्या मतलब है सर? क्या कहना चाह रहे हो? कहना ये चाह रहा हूं, जैसे ये तो यूनिफॉर्म है तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले लिखो इसको, नोट करो पहले। अगर कंडक्टर जो है वो यूनिफॉर्म है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होगा। अदरवाइज इसको फॉलो करता है Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम होगा वहां पे चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, और जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होता है वहां पे चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। यानी कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिखते जाओ फटाफट फटाफट। अभी हम मेन कहानी शुरू करने वाले हैं, स्फेयर के बारे में आएंगे हम, जो कि हमको मेनली पढ़ना है। जैसे लास्ट क्लास हमने सिलेंडर पढ़ा था, वैसे ही आज हम पढ़ेंगे स्फेयर्स के बारे में। आज बारिश होगा क्या? मौसम तो अच्छा दिख रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आ जाए साला, खत्म कर दे सब दुनिया, झूठ मूठ का टेंशन एक बार आए खत्म करे। कभी कोरोना आता है, कभी भूकंप आता है, कभी आग लग जाता है, अभी एक बार में खत्म करो, है कि नहीं? तू ही बनाना ऐसा मशीन। अब देखो, जैसे जैसे यूनिफॉर्मली शेप्ड, यूनिफॉर्म स्फेयर है ये, यूनिफॉर्म स्फेयर, हर तरफ रेडियस सेम है इसका। तो इसमें अगर तुम कोई चार्ज Q देते हो तो वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि हर तरफ सेम। दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड।
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन अगर कंडक्टर जो है नॉन यूनिफॉर्म है, मान लो कि ऐसा कंडक्टर है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा कंडक्टर है। अब अगर इस पे तुमने कोई चार्ज दिया Q, ये नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म शेप है इसका, तो इसमें क्या देखोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे इस वाले पॉइंट पे देखो तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ ऐसा है इस पॉइंट पे, लेकिन इस पॉइंट पे देखो तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ ऐसा है, यानी कि ये इसका R और ये इसका R। तो दोनों ही सिचुएशन में अगर देखो तो यहाँ R का वैल्यू कम है, यहाँ R का वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहाँ पे चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा बच्चों, समझ रहे हो बात को। और बाकी जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा वहाँ कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे मोर कॉन्सेंट्रेशन या फिर मोर एक्यूमुलेशन लिख सकते हो, और यहाँ पे लेस। ये सब ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं, एक एक दो दो नंबर के। कोई डायग्राम दे देगा, बोलेगा बताओ कहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका फिलहाल नहीं है अपने टॉपिक से। दूसरा कहानी है जब हम कंडक्टर को रख देते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल पूछा गया है बहुत बार। कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो क्या सिचुएशन होगा, तुमको पता होगा तो बताओ। जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ऐसा दिया हुआ था, और यहां पे हमने किसी कंडक्टर को रख दिया, बताओ क्या होगा। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन है बच्चों, कंडक्टर्स में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब अपोजिट डायरेक्शन में उनमें फोर्स लगना शुरू होगा, और वो सब इस वाले एंड पे जमा होने लग जाएगा। समझ रहे हो बात को। अगर इधर नेगेटिव चार्ज जमा होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं कि इधर पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन होगा इस वाले साइड में। अब होता यही है कि जैसे ही कंडक्टर को रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन वाले साइड में जमा हो जाता है, नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट वाले साइड में जमा हो जाता है। और इस एक्यूमुलेशन के कारण होता क्या है, अंदर एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इसको बोलते हैं बच्चों ई इंड्यूस्ड, एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और ये इसका वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। कब तक बढ़ता रहेगा, तब तक बढ़ता रहेगा जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था दोनों का वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और डायरेक्शन अपोजिट। यानी कि ये एक्यूमुलेशन तब तक चलता रहेगा जब तक ई इंड्यूस्ड का मैग्नीट्यूड और ई एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर ना हो जाए। और जैसे ही बराबर होगा उस कंडीशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना हो जाएगा बच्चों, 0। यानी कि फाइनल सिचुएशन जो बनता है वो कुछ ऐसा, इधर आ जाएगा सारा पॉजिटिव चार्ज और इधर आ जाएगा सारा नेगेटिव चार्ज, ऐसा कहानी। और अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। तो कोई बोले कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होता है, तो एक्सप्लेन कर देना कि पॉजिटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट होगा, नेगेटिव चार्ज इधर होगा, उसके कारण एक अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। वो तब तक उसका वैल्यू बढ़ता रहेगा जब तक इसका वैल्यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए, और जैसे ही बराबर होगा अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब जरा सोचो, E इक्वल टू क्या होता है बच्चों, -dV/dr, याद है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 ले लिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मतलब dV/dr 0, और किसी चीज का डिफरेंशिएशन 0 मतलब मैं बोल सकता हूं कि पोटेंशियल कांस्टेंट था। यानी कि इस सिचुएशन में आने के बाद कंडक्टर का पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, हर जगह कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि ये जो होता है एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह काम करने लगता है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस याद है, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम, यानी कि इसके हर जगह पोटेंशियल सेम हो जाएगा। और याद करो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता था। यानी कि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे बनेगा, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखो ये तो सीधा यहां से जाएगा, यहां निकल गया, लेकिन अगला इस पे 90 डिग्री पे इंटर करेगा बच्चों, और निकलेगा भी 90 डिग्री पे।
समझ में आ रहा है बात? वैसे ही तो इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है तो आप, अरे यार जो भी हो, इतना ख्याल रखो कि इस पे 90 डिग्री पे इंटर करेगा और 90 डिग्री पे एग्जिट करेगा और ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा जिसका पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट होगा। कितना होगा पोटेंशियल थोड़ी देर बाद में डिराइव करने वाला हूं, फिलहाल तो यही। और नीचे एक लाइन लिख लेना, पहले डायग्राम बनाओ फिर मैं नीचे जो लिखा रहा हूं वो लिख लेना तुम। क्या हो गया? देखिए तो जी वीडियो में क्या प्रॉब्लम है। चल रहा है, चल रहा है वीडियो। हाँ सब ऐसे ही होगा बच्चे। यहां से जो घुसेगा इधर, इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, हमने इस डायरेक्शन में रखा है तो खाली इसकी बात कर रहे हैं। ऊपर वाला तो सीधा निकल जाएगा बच्चे, ऐसा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्या क्या? डायग्राम में कर्व 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 हो जाएगा? नहीं नहीं यार, ऐसा तो नहीं होता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, मैं देख लूंगा। वैसे होना तो नहीं चाहिए। स्फेयर को जो एंट्री करेगा, जो एग्जिट करेगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। बाहर वाला तो वैसे ही पार कर जाएगा, जहां है ही नहीं वहां क्या फर्क पड़ता है, जहां स्फेयर है ही नहीं। फिर भी मैं देख लूंगा एक बार। फिलहाल ये याद रखो कि ये 90 डिग्री पे एंटर करता है और 90 डिग्री पे एग्जिट करता है लाइन। अभी ठीक है? वीडियो सही आ रहा है? अब देखो कहानी को लेके चलते हैं, हम निकालते हैं इनका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, यही सब चीज वापस से हमको निकालना है। हम बात करेंगे स्फेयर्स की बच्चों। स्फेयर्स दुनिया में कितने तरह के होते हैं, कोई बताएगा? स्फेयर स्फेयर हॉलो और सॉलिड, जनरली तो दो ही होता है, लेकिन अगर अपने यहां बात किया जाए तो कंडक्टर नॉन कंडक्टर से भी रिलेटेड होगा। तो हॉलो में दो वैरायटी होता है बच्चों, एक होता है हॉलो कंडक्टर, दूसरा होता है हॉलो नॉन कंडक्टर, तीसरा सॉलिड। और सॉलिड में भी दो वैरायटी बच्चों, एक सॉलिड कंडक्टर और एक सॉलिड कौन सा, सॉलिड नॉन कंडक्टर। अब इसमें मजे वाली बात यह है कि ये और ये तीनों एक जैसा बिहेवियर है, इनका बिहेवियर जो है वो सेम है। बोलो क्यों? इसलिए इनका बिहेवियर सेम इसलिए होता है, नहीं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उसको मैं रिलेट करूंगा थोड़ी देर बाद, पहले आराम से धीरे धीरे सुन जाओ। ये तीनों का बिहेवियर सेम होता है तो इनको तीनों को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, तीनों में से कोई एक पढ़ लो तुम्हारा काम हो जाएगा। रीजन, इनमें जब भी कोई चार्ज दिया जाता है तो वो चार्ज कहां पे जाता है बच्चों? हमेशा सरफेस के ऊपर रहता है। लेकिन सॉलिड नॉन कंडक्टर, सॉलिड है और नॉन कंडक्टर है, मतलब मटेरियल पूरा भरा हुआ है, यानी कि अंदर भी मटेरियल है और नॉन कंडक्टर है, तो इसमें अगर कोई चार्ज दोगे तो वो चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में होता है बच्चों, हर जगह। तो जब इसको पढ़ते हैं तो कहानी थोड़ा सा अलग हो जाएगा।
तो बेसिकली हम सबसे पहले इनकी बात करेंगे और उसके बाद इसके पास आएंगे। तो डायग्राम बनाओ और पहला हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं सबसे पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड, इसको बोल रहा हूं HC हॉलो कंडक्टर, उसके बाद HNC हॉलो नॉन कंडक्टर एंड सॉलिड कंडक्टर। तीनों के लिए एक साथ बात कर रहा हूं मैं, तीनों का बिहेवियर बिल्कुल सेम है क्योंकि चार्ज सरफेस पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज हॉलो कंडक्टर, हॉलो नॉन कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, हमें गॉस लॉ आता है। गॉस लॉ आता है तो जिंदगी आसान है, मेहनत करना नहीं है बहुत ज्यादा हमें। हाँ वही है, 3 केस पढ़ना पड़ेगा, एक बार स्फेयर के बाहर, एक बार स्फेयर के अंदर, एक बार स्फेयर के ऊपर। तो तीनों केस हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं, ध्यान दें आप लोग बोर्ड पे बस। चलो देखो, मान लो कि ये है तुम्हारा, इसके ऊपर चार्ज कुछ है Q है, मान लो टोटल चार्ज जो है इसके ऊपर Q है। ध्यान देना, इसके सेंटर से इसका रेडियस ले लो R है, रेडियस इसका R है, इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे। अब ये जो R है बच्चों, ये 3 केस में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। एक बार हम R मान लो, यहाँ पे पॉइंट P है, तो सबसे पहला केस मैं डिस्कस कर रहा हूं, केस 1 व्हेन R इज ग्रेटर देन R, यानी कि स्फेयर के बाहर की बात कर रहा हूं। जब ये पॉइंट स्फेयर के बाहर है तो आपको बताना है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। सुनते जाओ, गॉस लॉ लगा रहा हूं, याद है गॉस लॉ? क्या करते थे, इसको ढक दे एक गॉसियन सरफेस से, ये लो ढक दिया। इस पॉइंट पे देखो छोटा सा एरिया अगर ले लें तो ये रहा ds, और इस पे अगर चार्ज Q है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इधर ही होगा, DE या फिर E बोल दो, और दोनों के बीच का एंगल 0 दिख रहा है। गॉस लॉ को याद करो, इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल टू क्या होता था, Q इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। E इंटीग्रल ds इंटू कॉस 0 इक्वल टू Q इन, क्या पूरा का पूरा चार्ज ही अंदर है बच्चों, और स्फेयर पे टोटल चार्ज था Q, तो Q इन के जगह कैपिटल Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे बोलो, इंटीग्रल ds मतलब गॉसियन सरफेस का एरिया, इसका रेडियस R माना है तो इसका सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर कॉस 0 1 हो गया इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया, इसको अगर उधर भेज दिया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ऊपर में है Q, क्या यही आएगा? और ध्यान से देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल के आ गया KQ बाई आर स्क्वायर। क्या पॉइंट चार्ज के लिए भी यही होता था? अगर एक पॉइंट चार्ज है Q तो यहां से R डिस्टेंस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम निकल के आता था? तो सेम एज पॉइंट चार्ज। कहने का मतलब ये कि अगर पॉइंट तुमने स्फेयर के बाहर लिया है तो ये स्फेयर एक पॉइंट चार्ज जैसा मतलब बिहेव करता है, यानी कि हम एज्यूम कर सकते हैं कि सारा का सारा चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है और R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बिल्कुल वही आएगा KQ बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? केस 2, अगर R का वैल्यू R हो जाए, यानी कि स्फेयर के ऊपर निकालना हो यहां पे, तो यहां पे रख दो स्मॉल r की जगह कैपिटल R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगा बच्चों KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आएगा। केस 3, देखते जाओ सुनते जाओ, बाद में लिखना। केस 3, अगर स्फेयर के अंदर निकालना है, R इज लेस देन R, यानी कि इनसाइड द स्फेयर 0, बिल्कुल। मान लो यहां पे, हाँ क्योंकि Q इनसाइड 0 होगा, चार्ज तो पूरा सरफेस पे है, अरे है ना। तो जब गॉसियन सरफेस बनाओगे तो ऐसा कुछ गॉसियन सरफेस बनता है इस बार, और इस पॉइंट पे अगर तुम लिखते ds और E का वैल्यू इधर, और अगर तुम लिखने वाले थे इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये Q इन 0 हो जाता बच्चों, तो ये वैल्यू 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल के आ जाता 0। यानी कि इन तीनों कंडक्टर्स के लिए, हॉलो कंडक्टर, हॉलो नॉन कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, तीनों की बात की जाए तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था कि चार्ज देते हैं तो सरफेस के ऊपर जाएगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा।
जरा इसका ग्राफ बनाओ तो जी, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। इधर आर है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या हो रहा है देखो, 0 से लेके आर तक, यानी कि 0 से जब आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है यहां तक तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और आर इक्वल टू आर पे सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो मान लो ये है के क्यू बाई आर स्क्वायर ये, और इसके बाद कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आर स्क्वायर ये। तो इसके बाद कुछ ऐसा हो जाएगा कहानी। किसी को कोई दिक्कत? ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। चलिए नोट कीजिए। तो स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, स्फेयर के सरफेस पे के क्यू बाई आर स्क्वायर, और स्फेयर के बाहर भी के क्यू बाई आर स्क्वायर, जहां पे आर डिस्टेंस होगा सेंटर से। सेंटर के, स्फेयर के सेंटर से कितना डिस्टेंस पे हमको निकालना है, यानी कि सेम एज पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लग जाएगा, और कोई बात नहीं है। ये डॉटेड लाइन ग्राफ नहीं है, ग्राफ डार्क लाइन है, सिर्फ डॉटेड लाइन रेफरेंस के लिए बनाया है कि आर इक्वल टू आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, डिक्रीज कर रहा है। ऐसे लिख सकते हो इस वाले पोर्शन के लिए, ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? मिटाऊं? कौन सांस ले रहा है भाई? सांस सबको लेना है, लेकिन सबको लेना है, लेकिन पता नहीं लगना चाहिए हमें कि तुम सांस ले रहे हो। थोड़ा लाहे लाहे लो। चलो भाई, पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू सेम वही HC, HNC एंड SC। मिटा दिया जाए? किसी का नहीं हो तो रोक देना। अब आ जाओ पोटेंशियल के पास। अच्छा, पोटेंशियल में एक चीज तो पहले बता दो, E बराबर होता है बच्चों माइनस dV बाई dr। तो dV इक्वल टू माइनस E डॉट dr होगा। dV का मतलब क्या? चेंज इन पोटेंशियल, यानी कि V इनिशियल माइनस V फाइनल इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन E डॉट dr, अगर E वेरिएबल है तो। माइनस को इधर ले आओ, सॉरी V फाइनल माइनस V इनिशियल ना, हाँ, माइनस को अगर इधर ले आओ तो तुम लिख सकते हो V इनिशियल माइनस V फाइनल इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट dr। देखो इसी का यूज करूंगा मैं पोटेंशियल निकालने के लिए। पॉइंट चार्ज के कारण भी ऐसे ही निकाला था, स्फीयर के कारण भी ऐसे ही निकालेंगे, बहुत सिंपल है। एक चीज इसका यूज करेंगे हम। अब ध्यान से सुने, केस 1, व्हेन r इज ग्रेटर देन r। ध्यान सबका बोर्ड पे, अभी लिखना नहीं है वरना उड़ जाएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये कहानी। मान लो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, ठीक, एक पॉइंट ले लेता हूं A, और यहां से एक दूसरा पॉइंट है B, वो इन्फिनिटी है बच्चे, एट r इक्वल टू इन्फिनिटी। दूसरा पॉइंट लिया है B पे। क्या कर रहे हैं हम? यहां से यहां लेके जा रहे हैं। अरे समझ रहे हो बात? यहां से हम यहां लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता था? अगर स्फीयर के बाहर है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? के क्यू बाई
आर स्क्वायर। तो देखना इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं, वी ए माइनस बी बी, वी ए माइनस बी बी इक्वल टू मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल ई डॉट डी आर। ध्यान से बोर्ड पे, तो वी ए माइनस वी बी, अच्छा पोटेंशियल इन्फिनिटी पे कितना माना है हमने, 0, तो ये हो गया 0 बच्चों, इक्वल टू इंटीग्रल ई का वैल्यू अगर रख दें के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर। आर का लिमिट बताओ, आर का लिमिट देखो तो आर से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक, आर से लेके इन्फिनिटी तक। क्या लिखा है ये? अरे ये भी है, भी है, तुमको दिख नहीं रहा है, ध्यान से देखो, भी है ठीक है। तो के क्यू कॉन्स्टेंट है, 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बच्चों, के क्यू कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, 1 बाई आर स्क्वायर होता है माइनस 1 बाई आर होता है ना, लिमिट है आर से लेके इन्फिनिटी तक, तो वी ए का वैल्यू आ जाएगा के क्यू, अंदर इन्फिनिटी रखो तो माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 बाई आर, ये वैल्यू हो गया 0, तो वी ए का वैल्यू आ जाएगा बच्चों के क्यू डिवाइडेड बाई आर। और याद करो पॉइंट चार्ज के कारण भी यही होता था, तो बिल्कुल अगर स्फेयर के बाहर है कभी भी पॉइंट, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर, और ये स्फेयर एक पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा, बिल्कुल इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड केस देखें अगर, केस 2, यानी कि स्फेयर के ऊपर r इक्वल टू आर हो जाएगा बच्चों, तो पोटेंशियल एट सरफेस बोल सकते हैं हम इसको, मान लो यहां पे है, इस पॉइंट पे निकालना है, तो वीएस का वैल्यू आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, इसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दिया, तो हमें सरफेस पे पोटेंशियल मिल गया। तीसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दें, केस थर्ड, अगर आर का वैल्यू लेस देन आर है तो क्या लग रहा है, के क्यू बाई कैपिटल आर, क्योंकि थोड़ी देर पहले बताया था पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है, याद है? देखो देखो देखो, मान लो यहां पे एक पॉइंट ले लिया ए, और यहां पे पॉइंट ले लेता हूं, ये तो सरफेस है ही, तो अगर इस पॉइंट पे हमें निकालना है, दिस इज डिस्टेंस आर सपोज, मुझे पॉइंट ए पे निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, वी ए माइनस वी एस इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी आर। अरे लिखूंगा वी ए माइनस वी एस इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी आर, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0, तो ये क्वांटिटी 0, यानी कि वी ए माइनस वी एस इक्वल टू 0, यानी कि वी ए इक्वल टू वी एस, यानी कि जो सरफेस पे था इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी पोटेंशियल, वही स्फेयर के अंदर भी होगा, यानी कि पोटेंशियल का वैल्यू के क्यू बाई आर, एंड दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट इनसाइड द स्फेयर, यानी कि स्फेयर के अंदर कहीं भी चले जाओ, यही आपको पोटेंशियल का वैल्यू मिलने वाला है। इसका ग्राफ इधर बना देता हूं, बताओ जरा ग्राफ कैसा बनेगा भाई? हाँ जी, अंदर में देखो, अंदर में देखो तो कांस्टेंट है, सेंटर से लेके यहां तक कांस्टेंट है, दिख रहा है, और उसका वैल्यू है के क्यू बाई आर, तो आर इक्वल टू आर तक कांस्टेंट, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसा, एंड दिस इज के क्यू बाई आर, और इसके बाद क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो फिर से वही कहानी, ऐसा कुछ हो जाएगा। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहां पे तो कांस्टेंट है, तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। चलिए ड्रॉ कीजिए। तो फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दूं कि पोटेंशियल स्फेयर के अंदर जो होगा वो के क्यू बाई आर, और वो कांस्टेंट रहेगा अप टू द सरफेस ऑफ ए स्फेयर, और उसके बाद डिक्रीज करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज, दैट इज के क्यू बाई आर। नोट करें। कुणाल जी कहाँ गए? कुणाल जी कहाँ गए? क्या? फैन का आवाज है क्या? सर अब एक बंद कर दीजिए।
हो गया? नहीं हुआ? अरे मिटाऊं? चलो नेक्स्ट आते हैं हम सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर, SNC, चार्ज्ड स्फीयर। आइए इसकी कहानी जरा देखी जाए, क्या हो रहा है इसमें। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहला केस ले रहा हूं मैं, व्हेन R इज ग्रेटर देन R, यानी कि सरफेस के मतलब स्फीयर के बाहर। याद रहे कि इस बार चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है, पूरे वॉल्यूम में है चार्ज। इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो चलिए लगाते हैं गॉस लॉ। इसको ढक दिया हमने गॉसियन सरफेस से, और यहां पे अगर देखा जाए छोटा सा एरिया, तो ये रहा ds और ये रहा E। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल टू क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज मान लो इस पे Q है, टोटल चार्ज इज Q, और रेडियस इसका R है, कैपिटल R। चलो भाई, इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या रिजल्ट पे? लग रहा है तुमको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। E इंटीग्रल ds इंटू कॉस 0 इक्वल टू क्या, Q इन टोटल चार्ज अंदर ही है सरफेस के, तो ये कैपिटल Q हो गया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ds गॉसियन सरफेस, तो E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो फिर से वही कहानी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, या फिर यूं बोल दो KQ बाई R स्क्वायर। बिल्कुल सेम, यानी कि स्फीयर कैसा भी हो, कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, अगर पॉइंट बाहर है तो ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। हम मान सकते हैं कि इसके सेंटर पे चार्ज कैपिटल Q रखा हुआ था। बस इतनी सी कहानी। दूसरा केस, केस 2, अगर स्मॉल r का वैल्यू r के बराबर हो जाए स्फीयर के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा बच्चों KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर। तीसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट, और सारा कहानी इसी के लिए किया जा रहा है। थर्ड केस, व्हेन R इज लेस देन R, जब रेडियस जो है, यानी कि वो जो पॉइंट है वो सरफेस के अंदर है, स्फीयर के अंदर है। एक और चीज यहां पे लिख लेना, मान लो यहां पे दिया हुआ है रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम सपोज गिवन है, क्योंकि पूरे वॉल्यूम में चार्ज है ना बच्चों, तो रो आएगा यहां पे रो। चलिए आइए देखो इधर बोर्ड पे, मान लो कि ये स्फीयर, यहां सेंटर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैंने इसको कवर किया गॉसियन सरफेस के साथ, ऐसा कुछ। इस पॉइंट पे देखा जाए अगर, तो मान लो कि ये ds और इधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अंदर चार्ज कुछ है भरा हुआ। इस बार चार्ज है अंदर, खाली नहीं है। आइए, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल टू Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। E तो E है, इंटीग्रल ds इंटू कॉस 0। अच्छा, Q इन, इस बार बताओ इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा? अरे वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना? 4/3 वॉल्यूम 4/3 पाई R Q इंटू रो, यानी कि रो इंटू dV, रो इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट।
इधर आओ, E इंटू इंटीग्रल ds मतलब इसका सरफेस एरिया कितना 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कौन कौन उड़ गया भाई? 4 पाई आर स्क्वायर से ये आर क्यू गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखो तुमको मिला रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। मिला क्या? चाहो तो इसको तुम के टर्म में बदल सकते हो। रो का मतलब क्या? रो का मतलब है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज तो क्यू मान लो और वॉल्यूम होगा उसका 4/3 पाई आर क्यू, यही होगा। सही बात है। तो रो को तुम चाहो तो इससे रिप्लेस कर सकते हो Q/4/3 पाई आर क्यू से, अगर तुम्हारा मन है तो रो के जगह पे अगर मैं रख दूं 4/3 Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यू, Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है तो काट दो, नहीं हो रहा है तो बहुत बढ़िया। कुछ कैंसिल होगा क्या? 3 जाएगा और तो कुछ नहीं जाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आपको मिल जाएगा कितना? ऊपर रहेगा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख लेंगे, के क्यू आर डिवाइडेड बाई आर क्यू, के क्यू आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर होल क्यू। और ध्यान से देखो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, दिखाई दे रहा है? जरा बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इंक्रीज होकर डिक्रीज। देखें जरा कैसे इंक्रीज होकर डिक्रीज कर रहे हैं। इधर आर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी, अंदर कहानी क्या था? अंदर तो यही था, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आया बच्चों, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन अप टू R इक्वल टू R, Y इक्वल टू mx का कर्व। और उसके बाद तो वही कहानी था, प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर था, तो ये वाला ग्राफ। यानी कि यहां पे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है और यहां E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। किसी को कोई दिक्कत? किसी को भी? है क्या? नोट करें तो के क्यू आर डिवाइडेड बाई आर क्यू, यानी कि स्फेयर के बाहर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, बिल्कुल पहले जैसा, लेकिन स्फेयर के अंदर इस बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, दैट इज के क्यू आर बाई आर क्यू, या फिर रो के टर्म में बोलो तो रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। चलिए लिखा जाए। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का कहानी ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज जिसके पूरे वॉल्यूम में इस बार डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। एटम जैसा है, सब कुछ एटम ही है बच्चे, सब एटम से ही मिलके बना है। कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि हर छोटा से छोटा चीज, बड़ा से बड़ा चीज सब एक ही रूल फॉलो करता है? नहीं। जैसे उधर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है, वैसे इधर प्लैनेट्स चारों तरफ घूमता है। वहां फोर्स लग रहा है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहां फोर्स लग रहा है GM1 M2 बाई आर स्क्वायर, सब कुछ सेम ही है। हाँ उधर भी होता है, मैं भी सुना हूं, लेकिन मुझे पता नहीं है। कौन सा वाला बे? रदरफोर्ड? हाँ अच्छा, चलो इसके बारे में डिस्कस करेंगे किसी पंडित से। कोई तो एक मूवी देख रहा था कल मैं, पंडित वाला ही कोई मूवी था यार, मूवी नहीं था, सीरीज था, द लास्ट कॉल। डार्क सीरीज, ठीक है।
अच्छा ठीक है, मूवी सीरीज में कुछ भी देख सकता हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है, रात भर मैं यही करता हूँ। तुम लोग मत देखना रे गधा सब, मेरे हर चीज को फॉलो करने का जरूरत नहीं है, मेरे बस इसको फॉलो करना, बाकी मेरा दुनिया अलग है तो उससे दूर ही रहना, ठीक है। ये नहीं कि भावनाओं में बह जाना कि अरे सीके सर तो ये करता है, मतलब अच्छा चीज है हमें भी करना चाहिए, नहीं, वो टाइम के साथ होता है, वो अभी तुम्हारा टाइम नहीं है मेरे हर चीज को फॉलो करने का। तकिया कलाम बनाया है, कौन बनाया है? क्या बता, हाँ बता। सही है बेटा, लगता है मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, ट्राई करेंगे कभी। चलो हो गया, मिटाऊं? अब आ जाओ, इसका पोटेंशियल निकाला जाए। हेडिंग लगाओ, पोटेंशियल ड्यू टू एसएनसी, यूनिफॉर्मली चार्ज एसएनसी, पोटेंशियल ड्यू टू एसएनसी। चलिए आइए, सबसे पहला वही केस 1, व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, यानी कि हम सरफेस के बाहर जा रहे हैं, यहां से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया है ए, और इन्फिनिटी पे एक दूसरा पॉइंट है बी, एट आर इक्वल टू इन्फिनिटी, जहां पे पोटेंशियल 0 होगा बच्चों। यहां से हम इधर जा रहे हैं, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था वही KQ/R², सरफेस के बाहर। तो अकॉर्डिंग टू रूल आई कैन राइट VA माइनस BB इक्वल टू इंटीग्रल E.dr, यानी कि VA तो निकालना है, BB का वैल्यू 0 हो गया, इंटीग्रल E का वैल्यू फिर से वही, क्या कोई फर्क पड़ेगा, सेम ही आएगा ना, R से लेके इन्फिनिटी, तो डायरेक्ट लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, KQ/R यही निकल के आएगा, बिल्कुल पॉइंट चार्ज के जैसा, बिल्कुल बिहेवियर वैसा ही है, पूरा का पूरा चार्ज इधर ही है, तो बिल्कुल वही कहानी वापस से निकल के आ जाएगा, KQ/R पुराने जैसा। केस 2, अगर सरफेस के ऊपर बात करें, सरफेस के ऊपर तो कुछ मत करो, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R रख दो, तो V सरफेस आ जाता है बच्चों KQ डिवाइडेड बाई कैपिटल R। इंपॉर्टेंट तो इसका तीसरा केस ही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब R का वैल्यू लेस देन R है, बोर्ड पे देखते रहो, R का वैल्यू लेस देन R है, यानी कि मान लो यहां पे ये पॉइंट है A, और ये सरफेस, एक दूसरा पॉइंट ले लेता हूं सरफेस, यहां से जा रहा हूं यहां, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है याद रख लो, जरूरत पड़ेगा, KQ/R डिवाइडेड बाई RQ, अंदर में यही होता था। तो मैंने लिखा VA माइनस VS इक्वल टू इंटीग्रल E.dr, VA माइनस VS कितना निकला है भाई, VS इस बार 0 नहीं है, ख्याल रहे, VS का वैल्यू है KQ/R, इक्वल टू इंटीग्रल E का वैल्यू यहां पे है KQ/R डिवाइडेड बाई RQ। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं सॉल्व कर रहा हूं अभी, KQ/R डिवाइडेड बाई RQ इंटू dr, ठीक है। लिमिट कहां से कहां तक जाएगा R का, वो बताओ, ये R था यहां पे, तो स्मॉल r से लेके कैपिटल R, चलिए, तो VA इक्वल टू, इसको उधर भेज दो तो KQ/R RHS में आ गया, प्लस यहां KQ/RQ कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, और R का इंटीग्रेशन होगा बच्चों R²/2 होगा, स्मॉल r से कैपिटल R, देखते जाएं, तो VA इक्वल टू आ जाएगा KQ/R प्लस KQ/RQ, इधर आओ, कैपिटल R रखोगे तो R², ये 2 बाहर निकाल लो, तो अंदर आ जाएगा कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। क्या मैं सही लिख रहा हूं? क्या कॉमन ले सकते हो दोनों से? KQ/R, KQ/R कॉमन ले लें तो यहां 1 बचता, और यहां क्या बचता, 2 भी बाहर ले लो, चलो KQ/2R, तो यहां पे 2 आ जाता,
और यहां क्या बचता, के क्यू बाई 2r बाहर निकल गया, यहां आर स्क्वायर बचा है, उस आर स्क्वायर को इसके अंदर भेज दो, समझ रहे हो। चलो मैं लिख देता हूं, कोमा में मत जाओ। यहां बचा हुआ है 1/r², यहां पे है r² माइनस r², ऐसा कुछ मिलता। एक काम करते हैं, अंदर r² एलसीएम ले लो, तो VA का वैल्यू निकल जाता KQ डिवाइडेड बाई 2r, अंदर में रहता 2 प्लस, यहां पे r² एलसीएम ले लिया मैंने, तो यहां r² आ जाता बच्चों, 2r² प्लस r² माइनस r²। क्या मैं सही लिख रहा हूं? तो नीचे आ गया देखो KQ बाई 2r3, तो V का वैल्यू आ गया KQ बाई 2r3 बाहर, और अंदर क्या बचा, 3r² माइनस r², 3r² माइनस r²। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और जनरली इसी के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि ये लोगों को जनरली याद नहीं रहता है। KQ बाई 2r3 इंटू 3r² माइनस r²। पहले इसको नोट करो, फिर इसका ग्राफ वगैरह बनाते हैं। तो अंदर किसी डिस्टेंस r पे जो पोटेंशियल होता है दैट इज KQ बाई 2r3, कैपिटल R इज रेडियस ऑफ स्फीयर, इसका रेडियस r है, इंटू 3r² माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस यही है, और सबसे ज्यादा बार एग्जाम में इसी का ग्राफ वगैरह पूछा हुआ है कि अंदर पोटेंशियल किस तरह से वैरी करता है, बताया जाए। हो गया। अब देखो, इसका यूज करके हम सेंटर पे निकाल सकते हैं। सेंटर के लिए क्या करना होगा, स्मॉल r को 0 पुट कर दो, एट सेंटर। कई बार ये भी पूछा हुआ है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो r को 0 पुट कर दो, तो V एट सेंटर निकल के आ जाता है, कितना आ जाएगा बच्चों, KQ बाई 2r3 इंटू 3r²। r की जगह 0 रख दूं तो ये r² से r3 उड़ गया, तो V एट सेंटर निकल के आता है बच्चों 3/2 KQ डिवाइडेड बाई r। देख रहे हो, अरे दिख रहा है। और सरफेस कितना निकाला था, पोटेंशियल एट सरफेस कितना था, KQ बाई कैपिटल R। तो दोनों में रिलेशन पूछा हुआ था एक बार कि बताओ सेंटर और सरफेस के पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। तो ध्यान से देखो तो आपको दिखाई दे रहा है कि V सेंटर जो होता है दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ V सरफेस। दिख रहा है, 1.5 टाइम्स ऑफ V सरफेस, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि V सेंटर इज ग्रेटर देन V सरफेस। और कितना बड़ा होता है, 1.5 टाइम से बड़ा होता है। तो ये भी पूछा हुआ है कहानी एक बार। अब आता है इसका ग्राफ, सबसे इंपॉर्टेंट। बताओ भाइयों, ग्राफ कैसा बनेगा, R इधर V। देखो सेंटर पे सबसे पहले कहानी सेंटर से शुरू होता है, R इक्वल टू 0 से, दैट इज 3 पॉइंट, यानी कि जब R का वैल्यू 0 है तो ग्राफ मान लो यहां पे है 3/2 KQ बाई R पे। ठीक, जब R इक्वल टू R हुआ तो पोटेंशियल हो गया सरफेस पे KQ बाई R, मान लो इधर कहीं KQ बाई R, यानी कि यहां से लेके यहां तक ग्राफ कैसा है। अंदर देखो ग्राफ, देख रहे हो ये माइनस ऑफ r² से वेरी कर रहा है, यानी कि एक पैराबोला जिसका मुंह किधर, नीचे की तरफ, पैराबोला जिसका मुंह नीचे की तरफ, यानी कि ग्राफ कुछ ऐसा होगा बच्चों, ऐसा यहां तक। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो KQ बाई R था,
तो उसके बाद तो पुराना कहानी, हाइपरबोला। ये तो ये इसका एग्जैक्ट ग्राफ है बच्चों, जो पूछा हुआ है बहुत बार, ड्रॉ करें आप। और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि V सेंटर इज 1.5 टाइम्स ऑफ V सरफेस, यानी कि सेंटर पे सबसे ज्यादा होता है पोटेंशियल, उसके बाद जैसे जैसे R का वैल्यू बढ़ता है डिक्रीज करते जाता है, सरफेस पे जब पहुंचता है तो KQ/R के बराबर हो जाता है, और उसके बाद फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R से डिक्रीज करता है। ये सब ग्राफ डायरेक्टली आपको एग्जाम में दिख सकते हैं, 4 ऑप्शन बना के दे देगा, आपको चूज करना होगा। कोई दिक्कत किसी को यहां तक समझने में कुछ भी? अरे ठीक है देवियों, देवताओं, किसी को कोई दिक्कत? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल। ठीक है, बाय बाय। नहीं कैपेसिटर अभी नहीं आएगा बच्चे, इसमें थोड़ा सा और कहानी बाकी है, थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी वगैरह इसका डिस्कस करेंगे हम लोग स्फीयर का, ठीक है, और उस पर थोड़ा सवाल वगैरह करेंगे। उसके बाद हम लोग पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, उसके बाद कैपेसिटर पढ़ेंगे, ठीक है ना? चलो बाय बाय।